हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे पास एक ये आईफोन 13 आया था जिसमें कि प्रॉब्लम ये थी, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो कस्टमर ने हमको बोला कि नेटवर्क इसमें चलते चलते जो है अचानक से गायब हो गए। और हमने जब इसको चेक किया तो हमें थोड़ी सी एक एबनॉर्मल कंडीशन मिली जो कि जनरल केस में नहीं मिलती। एबनॉर्मल कंडीशन क्या थी वो मैं दिखाता हूँ। पासवर्ड में डालता हूँ और सेटिंग में हम आए। जैसे नेटवर्क नहीं आते तो सबसे पहले हम मॉडम या फिर आई वगैरह चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आए जनरल में, अबाउट में, और हमने यहाँ पे देखा कि मॉडम फर्मवेयर इसका अवेलेबल नहीं है। तो जनरली होता क्या है, आज से पहले जो हमने देखा है, मॉडम फर्मवेयर अगर अनअवेलेबल हो तो आई नंबर नहीं आता। लेकिन हमने इस फोन में क्या देखा कि आई नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं आई नंबर आ रहा है। लेकिन जनरल केस में तो ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, *06# डायल करते हैं, आई आ गया तो हमें कंफर्म हो जाता है मॉडम फर्मवेयर भी आ ही रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी iOS 26 से हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस जो है एप्पल की तरफ से किए गए हों, तो इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें देखी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए इसको भी देखते हुए कि आपके पास भी कभी ऐसा आ सकता है, आपको भी लग सकता है कि ये कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि चलो है तो मॉडम फर्मवेयर की प्रॉब्लम, बेसबैंड की ही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी जो सिम्टम्स है ना वो थोड़े अलग हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, जैसे एक चीज़ और मैंने नोट की वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मेरे पास ना ये सनशाइन की बूट केबल है, ये मैंने लगाई हुई है इसके साथ। तो ये मैंने डायरेक्ट डीसी में लगाए हुए, उधर से तो प्लस मैंने जो आते हैं ऐसे लगाए हुए हैं। अभी मैंने ये रेड वाली वायर डिस्कनेक्ट कर दी तो फ़ोन जो है ऑफ हो जाना है, सबको क्लियर ही है। ठीक, जैसे ही मैं रेड वायर लगाता हूँ लगभग आप देख सकते हैं 55 मिली एम्पियर की ऑटो कंजप्शन इसमें है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगी भी तो 1-2 होगी, वैसे नहीं होती है, ज़ीरो रहती है। तो एक चीज़ और हमने यहाँ पे नोट करी कि इसमें करंट का कहीं ना कहीं लीकेज है, मतलब बिना पावर की प्रेस किए फ़ोन जो है करंट ले रहा है, कभी 70 मिली एम्पियर, कभी 50 मिली एम्पियर, कभी 60 मिली एम्पियर, इस तरीके से करंट जो है फ़ोन ले रहा है। अभी इस टाइम फ़ोन ऑन नहीं है। जो फ़ोन ऑन होने का करंट होगा वो उसके बाद स्टार्ट होगा। जैसे हम पावर की प्रेस करते हैं तो लगभग 70, 80, 100, 200, 300 इस तरीके से फ़ोन बूट होता है ना। लेकिन ये पहले से ही जो है 47, 50, 60, 70 इस तरीके से करंट ले रहा है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको ये दोबारा से फ़ोन जो है बूट करके भी दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने पावर की प्रेस किया लगभग जो ऑन होता है फ़ोन उस तरीके की रीडिंग यहाँ पर चली और एप्पल लोगो भी आया है। इसको ऑन होने का वेट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। एक तीसरी दिक्कत और मैंने इसके अंदर देखी थी, वो क्या देखी थी, ये कभी भी रीस्टार्ट भी हो जाता था फ़ोन। जैसे अभी आपने देखा ना, एप्पल लोगो पूरा फ़ोन ऑन हो गया था, अभी रीस्टार्ट हो गया, आपके सामने की बात है। ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ये इस तरीके से रिस्टार्ट भी हो जाता है। देखते हैं हाँ बूट करता है या नहीं है। अभी ये बूट नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, मैनुअली हम बूट कर लेते हैं। फिर दोबारा से डीसी डिस्कनेक्ट करिए, 0 हो गया। जैसे ही डीसी कनेक्ट करिए 56 मिली एम्पियर है। अच्छा, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि ये 56 मिली एम्पियर इस बूट केबल के तो नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये लो इसको फ़ोन से ही निकाल देता हूँ। ठीक, मैंने फ़ोन से निकाल दिया। अब सिर्फ बूट केबल लगी है, ये देखिए अभी 0 है, लगभग सिर्फ 1 मिली एम्पियर से भी कम वाली रीडिंग है। अब हम इसको कर लेते हैं फ़ोन में कनेक्ट। अच्छा, ये मैंने कनेक्ट करने वाला सिस्टम क्यों लगाया है, मतलब ये डीसी ना एक तो मेरी दूर रखी है, तो ये बूट केबल वहाँ से आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वीडियो बना रहे हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या है, जैसे शॉटिंग वगैरह होती है तो हमको टच करके देखते हैं तो पता चल जाती है उससे। जैसे हमने यहाँ लगाया, लगभग 50 मिली एम्पियर के आसपास करंट ऑटो कंज्यूम हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था।
अभी दोबारा से जो है पावर की प्रेस करते हैं और देखते हैं। एप्पल लोगो आया। ऑन हो गया फोन। ये हमने पासवर्ड इसमें डाल दिया। जैसे ये फोन जो है रिस्टार्ट हो रहा था कभी कभी, तो हम ये चेक कर सकते हैं, हो सकता है इसमें कोई पैनिक क्रिएट हो रही हो। तो उस केस में पैनिक चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है, पैनिक क्या होती है, अच्छा काफ़ी बंदों को नहीं भी पता होगी। जब भी फ़ोन एप्पल का जब रिस्टार्ट होता है तो पैनिक एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि रिस्टार्ट का वजह क्या है। मतलब जब फ़ोन रिस्टार्ट होने जाएगा तो उस टाइम एक रीज़न के लिए एक पैनिक की रिपोर्ट जनरेट करेगा। वो हमें कहाँ चेक करनी होती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, एनालिटिक इम्प्रूवमेंट में जाके एनालिटिक डेटा, फोन ऑफ ही हो गया। कल मैं वैसे चेक कर पा रहा था इसको, मैंने चेक किया था, इसमें जो पैनिक रिपोर्ट जनरेट हो रही थी वो SPMI 0 नाम से जनरेट हो रही थी। अभी जैसे आप देख सकते हैं दोबारा से एप्पल लोगो जो है आ गया है। देखते हैं अब क्यों ऑन होगा तो फिर देखेंगे। कुल मिला के मेरी कोशिश ये है कि आपको पैनिक रिपोर्ट इसमें जो जनरेट हो रही थी मैं आपको दिखा पाऊंगा। कोशिश करते हैं दिखाने की, बाकी तो देखो फिर बंद हो गया। अच्छा चलो मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, ये आपको पैनिक रिपोर्ट की फोटो दिखा देता हूँ। अच्छा ये पैनिक रिपोर्ट ना हम पीसी से भी चेक कर सकते हैं। मान लो मैं पीसी से फ़ोन को कनेक्ट किया डाटा केबल के थ्रू, तो 3U टूल्स या फिर और भी काफ़ी सारे टूल्स ऐसे आते हैं, पैनिक एनालाइजर वगैरह आते हैं, तो उसमें हम जो है पैनिक रिपोर्ट रीड करके उसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस वजह से रिस्टार्ट हो रहा है। चलो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले कोशिश करते हैं, अगर ऐसी दिख जाए तो। नहीं, रिस्टार्ट ही हो रहा है। मैंने इसकी पैनिक रिपोर्ट की पिक्चर एक क्लिक की थी और शायद हो सकता है वो मैं आपको दिखा पाऊँ, तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। दे देंगे बाद में। ये मैंने आपको ये पैनिक रिपोर्ट दिखाई है, आपको शायद ये क्लियर दिख पा रही हो। पैनिक रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो मैंने यहाँ देखा SPMI 0 I2C, जैसे आपने स्टार्टिंग से पैनिक स्ट्रिंग से स्टार्ट करोगे, पैनिक CPU to कॉलर, ये एक कोड लिखा हुआ है। उसके बाद एप्पल SPMI कंट्रोलर, AOP SPMI 0, ऑलवेज ऑन प्रोसेसिंग SPMI 0। SPMI 0 की एक पैनिक रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो रही है। अच्छा ये SPMI 0 की जो पैनिक रिपोर्ट है, इससे क्या क्लियर होता है, SPMI मतलब सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। तो मतलब पावर IC की जो लगभग एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं I2C की लाइन होती है ना, काफ़ी सारी IC से कम्युनिकेट करने के लिए, ऐसी SPMI की लाइन होती है जितनी भी पावर लगी होती है फ़ोन के अंदर, और उनका कंट्रोल जो है CPU से रहता है। तो पावर मैनेजमेंट के लिए जो भी कमांड दी जाती हैं वो इस वाली प्रोटोकॉल पे दी जाती हैं। तो चलो ये हमने एरर देखा था। अभी तो चलो एप्पल पे फ़ोन रीस्टार्ट कर रहा है तो मैं आपको इसमें पैनिक नहीं दिखा सकता, लेकिन रियल में पैनिक यही थी। अभी यहाँ पर ना हमारे दो सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं। एक तो हमारा जो मॉडम नहीं बन रहा, तो मॉडम के लिए हम चेक करेंगे फ़ोन को, और दूसरा क्या है कि ऑटो करंट ले रहा है फ़ोन।
तो कभी भी फ़ोन में जब ऑटो करंट लेता है तो हम ये समझते हैं किसी न किसी सर्किट में अबनॉर्मलिटी है जिस वजह से ऑटो करंट ले रहा है। हो सकता है हमारी जो बेसबैंड की प्रॉब्लम है वो भी ऑटो करंट की वजह से आ रही हो। तो एक काम करते हैं, चलो मदरबोर्ड को एक बार अच्छे से देखते हैं। अच्छा, मदरबोर्ड के ऊपर ये पीछे टेप वगैरह लगी होती है ना, ये मैंने निकाल ली है अभी साइड में। ये फ़ोन फर्स्ट टाइम हमने ही ओपन किया था। अच्छा, एक फ़ोन की हिस्ट्री और बताऊँ मैं आपको। कस्टमर का ये फ़ोन इंश्योरेंस में था, उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया था तो उन्हें कंप्लीट ये फ़ोन नया मिला था दूसरा। लेकिन जब मैंने इस फ़ोन को खोला देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर टेप लगी थी लेकिन थोड़ा फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से भी लगा रहता हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्लक्स देखा। चलो कोई नहीं, बाकी वो चीज़ें अलग है। बाकी मैंने यहाँ की टेप वगैरह ये रिमूव कर ली है पहले ही। अब हम जरा एक बार मदरबोर्ड को देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मदरबोर्ड में। ये माइक्रोस्कोप का भी थोड़ा ब्लू ब्लू सा आ रहा है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अभी ठीक आने लगा। हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं लग रहा है फिलहाल, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बोर्ड। ठीक, बैक साइड में देखें। ये अभी यहाँ ब्लैक कलर की टेप टाइप लगी होती है ना, वो मैंने निकाली है। नोट मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है, आप भी शायद देख पा रहे हो, ये फ्लक्स वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? वैसे जनरली मैंने जो कंपनी से फ़ोन आते हैं ना, उनमें तो नहीं देखा। अभी इंश्योरेंस वाला वो फ़ोन बता रहे थे, हो सकता है इसमें कुछ हो इससे रिलेटेड। एक काम करते हैं, इस मदरबोर्ड को हम करते हैं ओपन और फिर देखेंगे जो ऑटो करंट है वो कहाँ से आ रहा है, और अगर खोलने से वैसे ही हमको विजुअली दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसको ओपन करने के लिए हम प्रीहीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीहीटर मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा है, जैसे अपने पास WL का प्रीहीटर है, काफ़ी एक्सपर्ट्स को आपने यूज़ करते देखा होगा। ये वाला प्रीहीटर आई थिंक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है जो मैंने यूज़ किया, मेरे हिसाब से तो चलो बेस्ट ही रहता है। हम इसको कर लेते हैं कनेक्ट। ये हमने रख दिया इसको, प्रीहीटर ऑन करता हूँ मैं। अच्छा, प्रीहीटर की हीट वगैरह तो आपको इधर दिख नहीं पाएगी, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ, आपको बताता रहूँगा। मैंने 180 पे फिलहाल प्रीहीटर को सेट किया है और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। अभी टेम्परेचर लगभग 100 के आसपास ही पहुंचा है और थोड़ा वेट करते हैं।
140 पहुंच चुका है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है वगैरह जनरली। बाकी मॉडल्स मैंने किए हैं तो वो तो जल्दी जल्दी गर्म होते हैं, तो ये काफ़ी देर लगा रहा है। 150 पहुंचा है। अच्छा, जैसे हमको फ्लक्स वगैरह लग रहा था ना, जनरली इसको हमें रिमूव करने के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है प्री हीटर पे। अभी हमने 180 किया है, तो हो सकता है हमको 200 की तरफ भी जाना पड़े, लेकिन मैंने जैसे देखा था फ्लक्स वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसा ना हो कहीं पहले से ही किसी ने रिवॉल्विंग वगैरह कर रखी है। 170 तक गया। अच्छा, कोशिश करें इसको थोड़ा सा रिमूव करने की। नहीं, अभी तो ये बिल्कुल भी मदरबोर्ड जो है हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी। 180 पहुंच चुका है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, 200 कर दिया है। ये हम अगर डायरेक्ट ब्लोअर से निकालते हैं ना तो जल्दी निकल सकता था, लेकिन ये थोड़ा इजी रहता है और कंफर्ट में रहता है। वैसे इजी तो वो भी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी जैसे नए बंदे इधर देख रहे होंगे तो अगर वो उससे ट्राई करेंगे तो रिस्क है थोड़ा सा, अगर प्रॉपर टेक्निक ना हो। अगर जैसे नए बंदे होते हैं ना तो हैंड स्किल की प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उस वजह से बोर्ड वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो मैं इसी से इसलिए करके दिखा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट कभी वीडियो बनाएंगे तो अपने दूसरे ब्लोअर से भी निकाल के दिखाएंगे। अभी फिलहाल वही 185 तक ही पहुंचा है, करते हैं हम थोड़ा वेट। थोड़ा थोड़ा बोर्ड उठने लगा है। बोर्ड हमने कर लिया दोनों सेपरेट। अभी देखते हैं बोर्डों की क्या हालत है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर बॉल जो है सारी फ्लैट हैं, तो लगभग हम ये नहीं कह सकते वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हुआ है, बस कुछ इस एरिया की बॉल मेल्ट हुई है। ऐसे इधर वाला देखें तो इधर भी लगभग क्लियर है मामला। चलो ये जो पहले थर्मल ग्रीस है इसको निकाल लेते हैं।
अब ये बोर्ड को हम कर लेते हैं प्लेन। प्लेन करने से पहले दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम सबसे पहले इस पर फ्लक्स लगा के इसको एक बार आयरन घुमा लें, इससे क्या होगा, मोटा मोटा शोल्डर एक बार निकल जाएगा। उसके बाद हम डिशोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब विक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लगभग हम डिशोल्डरिंग वायर को शोल्डर एक बार घुमा चुके हैं। अब डिशोल्डरिंग वायर से इसको कर लेते हैं प्लेन। अच्छा, अभी हमने कर लिया प्लेन, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं।
अच्छा, एक बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लगभग एक बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है। दूसरे की तैयारी करते हैं क्लीन करने की। बॉल जो है अच्छे से क्लीन नहीं होती, तो इनको पहले अगर हम रिसोल्ड कर लेंगे तो अच्छे से बिल्कुल फ्लैट हो जाती है।
बोर्ड भी लगभग साफ हो चुका है, इसको भी कर लेते हैं क्लीन। अभी जैसे दोनों बोर्ड हमने कर लिए क्लीन, दोनों तरफ से मतलब 0-0 कर लिए। अभी क्या करते हैं, अभी बात ये थी कि हमने चेक किया था 50 मिली एम्पेयर की ऑटो करंट था, तो अब हमें ये चेक करना है कि वो जो ऑटो करंट है क्या सिर्फ अपर पीसीबी में है या लोअर पीसीबी की वजह से आ रहा था। अपर मतलब मेन तो एपी पीसीबी एक है, एपी मतलब सीपीयू वाली पीसीबी ये वाली। अब हमें चेक ये करना है कि या तो इसकी वजह से वो ऑटो करंट आ रहा था या फिर इसकी वजह से ऑटो करंट आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे डीसी, अगर ऑटो करंट आया तो हमको कंफर्म हो जाएगा इसमें, अगर इसमें नहीं आया ऑटो करंट तो शायद हो सकता है इसमें होगा। ये हमने डीसी कनेक्ट की है। अभी ऑटो करंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो वायर है ये अलग की हुई है मैंने, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तब कुछ आएगा। ये हमने टच किया, अब की बार तो ऑटो करंट नहीं है, ठीक, अब की बार ओनली 1 मिली एम्पियर है। चलिए अभी हमने जैसे डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट कर लिए, एक बार इसको बूट करके देखते हैं। जैसे आपने देखा ना अभी 70 फिर 120 फिर 300 इस तरीके से रीडिंग चली है, तो इस तरीके से ही फोन हमारा बूट होना चाहिए था ना पहले भी। अभी एप्पल लोगो आ चुका है, देखते हैं ऑन करके क्या अभी भी ये रीस्टार्ट करता है, देखना ये है हमको। फोन तो अभी बंद हो गया, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम इसमें अभी भी है, इसका मतलब ये है। अच्छा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम बूट केबल की वजह से आ रही हो। एक बार हम दूसरी बूट केबल का इस्तेमाल करते हैं।
की बार जैसे हमने बूट केबल लगाई है बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए क्योंकि ये वाली बूट केबल जो है इसके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ ये वायर ही है। इसमें क्या होगा, जैसे हम पावर की प्रेस करेंगे तो हमको लगभग 10 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारा फ़ोन बूट होगा। वन 121 पे रुका रहेगा, लगभग 10 सेकंड तक ही प्रेस करके रखना है इसको। शायद हट गया होगा, इसलिए दोबारा से करंट की कंजप्शन नीचे आ गई थी। जब ऐसे ऊपर चला गया ना, अभी हमारा फ़ोन बूट होगा। पहले जो 10 सेकंड का वेट है ये हमको नहीं करना पड़ रहा था दूसरी वाली बूट केबल में। कोई नहीं, ट्राई करते हैं अभी क्या कंडीशन है। पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है। लॉक ओपन करके देखते हैं। 931032 लो बैटरी बता रहा है। देखिए क्या चेंजेस आया है। अभी तो RFPC भी ये रही, लेकिन फिर भी IMEI नंबर आ रहा है। ये हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर का चेंज हो। मॉडर्न फर्मवेयर नहीं है, अभी भी सेम है। लेकिन अभी क्या, अभी मैं आपको वो चेक करा सकता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पैनिक रिपोर्ट। काफ़ी सारी रिपोर्ट यहाँ पे होती है, हमको देखना होता है पैनिक फुल। जैसे आपने देखा यहाँ पे पैनिक फुल काफ़ी सारी है ना, तो ये लास्ट वाली पैनिक फुल हम रीड कर लेते हैं। 29/10/2025, मतलब ये कल की ही डेट की है। आज मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, तो कल रात को ये पैनिक जनरेट हुई थी। तो यहाँ अगर हम देखें इसको, चलिए जूम तो शायद होगा नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, लगभग आपको अभी दिखने लगा होगा पैनिक स्ट्रिंग CPU टू कॉलर और एप्पल SPMI कंट्रोलर AOP SPMI 0 SPMI 0 नाम से जो पैनिक है वो जनरेट हुई थी। कब? कल, जब ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था तब। अभी जैसे बंद नहीं हो रहा, हो सकता है अभी बंद भी होने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है उस बूट केबल की वजह से बंद हो रहा हो। चलो फिलहाल हमारा काम क्या है, हमें आया था नेटवर्क के लिए, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है ये। एक चीज़ और हम देखेंगे कि ये एप्पल SPMI 0 जो है, ये कौन सी लाइन होती है, कहाँ से क्यों जाती है, किस लिए जाती है। अच्छा, एक बार हम ये और चेक करें कि जो ऑटो करंट कंजप्शन आ रही थी ना, वो वाकई में लोअर बोर्ड की वजह से थी या वो उसकी मॉइस्चर की वजह से थी। एक बार देखते हैं, उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास आई सॉकेट है, तो एक बार मदरबोर्ड को उससे ज्वाइंट करके देख लेंगे। आई सॉकेट है अपने पास एक कॉनली कंपनी का। आई सॉकेट जो है काफ़ी कॉस्टली आइटम होती है, तो लगभग हर टेक्नीशियन के पास ये नहीं भी होती है कई बार। तो हमको ये क्या करना पड़ता है कि बोर्ड मैनुअली जॉइंट करके फिर चेक करना पड़ता है। तो उससे बेटर क्या है, अब इस केस में हमारे पास ये ऑप्शन है, तो इससे करेंगे ना, ये थोड़ा सा काम को आसान कर देता है। इससे क्या होता है, बिना रिवॉल्विंग के ही मदरबोर्ड जॉइंट हो जाते हैं फॉर टेस्ट के लिए। ठीक है जी, ये
हमारा हो गया कनेक्ट। बूट केबल हमने कनेक्ट करनी है, लेकिन अभी ये ब्लैक वाली वायर मैंने अटैच नहीं की है ताकि कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। कई बार ऐसा होता है ये कनेक्टर लगाते टाइम जो 4 वोल्ट है वो I2C की लाइन पे चले जाते हैं, तो आईफोन 11 में क्या होता है CPU ही ख़राब हो जाता है, उस केस में फ़ोन फिर रिपेयर नहीं हो पाता। तो उससे बचने के लिए हम ये DC केबल जो है बाद में लगाएंगे, या फिर हम जो जैसे DC में ऑन ऑफ का बटन भी होता है वहाँ से प्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने लोअर बोर्ड को कनेक्ट किया वही लगभग 40 मिली एम्पेयर का ऑटो करंट दोबारा से वापस आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो 40 मिली एम्पेयर का ऑटो करंट है वो जो आ रहा था इसी वजह से आ रहा है, लोअर बोर्ड की वजह से। अब वो देखना है लोअर बोर्ड में कौन से सेक्शन से आ रहा है। लोअर बोर्ड में जो है सेक्शन काफ़ी अलग अलग होते हैं, अभी हमें वो देखना है। फिलहाल ये बूट केबल वगैरह हम रखते हैं अलग। आई सॉकेट को फिलहाल रख देते हैं साइड पे। लोअर बोर्ड को एक बार हम अच्छे से देख और ले, कहीं कुछ जला वाला तो ना दिख जाए हमको। फिलहाल तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा भी होता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं नहीं भी नज़र आती। तो चलो डायग्नोजिंग एक अच्छा तरीका है ढूंढने का। इसे डायग्नोजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं बोर्नियो ओपन और उसमें देखेंगे आईफोन का जो है इसका बिटमैप वगैरह है कुछ है या नहीं, क्योंकि आईफोन में भी काफ़ी कुछ बिटमैप वगैरह दिए हैं बोर्नियो वालों ने भी। हाँ इसमें बिटमैप है। चलो मैं लैपटॉप की स्क्रीन इधर लगा देता हूँ, आपको लैपटॉप की स्क्रीन देखने दी। 1 मिनट जरा मैं इसको करता हूँ एडजस्ट। अभी दिखने लगी, बिटमैप मैंने ओपन किया। ये बिटमैप हमारा ओपन हो चुका है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी जो VDD मेन वाली लाइन है, जैसे जिसको हम बोलते हैं 4 वोल्ट वाली लाइन, वो वाली लाइन कौन सी है वो देखनी है हमको। ये वाली जो लाइन है ये हमारी वो है। अब इसमें क्या है कि ये रेड लाइन ऑन हो रखी है, तो ये सारी लाइनें ऐसे दिखती रहेंगी। इसको हम कर लेते हैं ऑफ। ये होती है हमारी, कहाँ से ऑफ होगी, ये ग्रीन वाला जो है इससे ऑफ हो जाती है। ठीक है जी, अब क्या है कि ये बॉल्स जो हैं, जैसे ये 4 बॉल्स हैं यहाँ पे, किसकी, ये वो वाली लाइन है हमारी VDD मेन, जिसको एंड्रॉइड में हम VPH बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे इन 4 बॉल पे। फिर जैसे और थोड़ा इधर चलें तो इधर 4 बॉल हैं, वो इस सेक्शन के लिए इस पे रीडिंग चेक करेंगे। और आगे चलें, आई थिंक वो लाइन मेरे से हाईलाइट हो रखी थी ना, वो हट गई है। दोबारा मैंने हाईलाइट की तो देखें 2 बॉल्स यहाँ पे हैं, इनमें भी हम रीडिंग चेक करेंगे।
और कुछ बोलियाँ वाईफाई के पास भी हैं, ये भी चेक करेंगे। चलो वन बाय वन एक बार रीडिंग चेक करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से जहाँ पे कट बना हुआ है। ठीक, मल्टीमीटर आपको शो नहीं हो रहा, ये मैं दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर शो होने लगा। ये हमारा ग्राउंड है और ऊपर वाली 1 2 3 4 ये 4 लाइनें जो है वो है बीपीएच वाली, वीडीडी मेन वाली। 400 की रीडिंग आ रही है। क्रॉप पलट के चेक करें, लगभग ओएल आ रहा है, तो यहाँ हम शॉर्टिंग नहीं कह सकते इसको। और देखते हैं आगे। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर ये जो पीएम की आईसी हमारी है, इसके जस्ट ऊपर 2 पिन हैं, इन पे भी चेक करते हैं। ये हमारी पीएम की आईसी है। पीएम की आईसी के ऊपर जस्ट ये वाला कैप है, इसके सामने वाले 2 बोल्ट। 431 की रीडिंग, क्रॉप पलट के चेक करें तो ओएल। ठीक है, कोई इधर शॉर्टिंग नहीं है। आगे चलते हैं। चार बॉल इधर है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ आईसी लगी हुई है ना, ये वाली 4 बॉल, इनकी रीडिंग चेक करेंगे। ये है हमारी यहाँ पे, ये हमारी 4 बॉल है, ये वाली। ठीक, यहाँ चेक कर लेते हैं रीडिंग। रेड वायर ग्राउंड पे है, ब्लैक वायर से चेक कर रहा हूँ। 422 की रीडिंग है। क्रॉप पलट के चेक करते हैं, ओएल है। ये भी रीडिंग ठीक लग रही है। अभी फिलहाल हम डायरेक्ट मोड देख रहे हैं, इससे 100% कंफर्म नहीं होता, लेकिन चलो फिलहाल यही देख सकते हैं। बाकी ये 6 लाइनें और हैं, इनको भी चेक करते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं इधर। ठीक, रेड वायर ग्राउंड रखी। 422 की रीडिंग, क्रॉप पलट के चेक करते हैं, ओएल। इधर भी 422, क्रॉप पलट के चेक करते हैं, ओएल। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 पिन, ये आई थिंक वाईफाई वाले सेक्शन के लिए, तो ये 2 कैप लाइन से लगे हैं इन्हीं के जस्ट सामने। ये 2 कैप लगे इनके जस्ट सामने, ये रहा। 548 ग्राउंड, 548, ये दोनों रीडिंग जो है इस पिन की है। क्रॉप पलट के चेक करें, ओएल है यहाँ भी। अच्छा, जब सारी जगह ओएल दिखा रहा है तो फिर करंट की कंजप्शन हो कहाँ रही है, इसको चेक करने के लिए अपने पास तरीका है। हम डीसी से वोल्टेज इंजेक्ट कर करके देखेंगे। क्या करेंगे, जैसे हमारी डीसी पे है 4.2 वोल्ट सेट, डीसी की रीडिंग आपको दिख ही रही है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था ना, ये वाईफाई के सेक्शन के लिए क्या थी, वोल्टेज जा रही थी कितनी, 4.2 वोल्ट। हम इधर क्या करेंगे, अपनी डीसी अटैच करके देखते हैं क्या कोई करंट कंजप्शन होती है।
नहीं, 0 है, कोई करंट कंजप्शन नहीं हो रही। ठीक है, और दूसरे सेक्शन के लिए चेक करते हैं क्या कहीं और करंट कंजप्शन होती है। BPPMU के जो सामने 4 पिन है जो इन पर चेक करेंगे। ये है हमारी BPPMU, इसके जस्ट सामने यहाँ पर। ठीक है जी, इधर चेक करते हैं। जी हाँ, इधर हमारी 41 मिली एम्पियर की ऑटो कंजप्शन है। आपको डीसी जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। इस इन वाली पिनों पे ना 41 मिली एम्पियर की ऑटो रीडिंग है, ये देखते हैं ये क्यों है। डीसी आई थिंक एक बार क्लोज करके दोबारा चलानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, डीसी नहीं चल पा रही फिलहाल, लेकिन ये देखते हैं ये क्यों हो रहा है ऐसा। इधर मैंने देखा वही 42 मिली एम्पियर की ऑटो करंट है। कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए दोबारा से। बाकी एक काम करते हैं, इस सेक्शन में जब 42 मिली एम्पियर की ऑटो रीडिंग है ना, तो हमको करना ही पड़ेगा कि यहाँ पर थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करके चेक करना पड़ेगा कौन सा एरिया जो है हीट हो रहा है। चलिए डीसी को फिलहाल छोड़ते हैं, फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल कैमरा मैं ऑन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं करता हूँ ऑन।
रहा है शो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे डीसी से। हमने देखा BBPMU जो है वो हिट हो रही है एक कॉर्नर से। हटा लिया, BBPMU हिट होना बंद हो गई। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम करके चेक करते हैं। जैसे हम डीसी कनेक्ट कर रहे हैं, ये लगभग BBPMU जो है वो हिट हो रही है। ठीक, देखते हैं इस एरिया में ऐसा क्या है। BBPMU ऐसा तो नहीं है कुछ आउटपुट में शॉर्टिंग है, वो देखते हैं एक बार। माइक्रोस्कोप का कैमरे का तार आई थिंक हिल गया। अभी जैसे चल गया। ठीक, ये हमारी BBPMU जो है हीट हो रही थी। अभी आप देखें तो यहाँ पे क्रैक लगा हुआ है BBPMU के ऊपर। इससे तो क्लियर है, होना तो कुछ है नहीं, ये BBPMU चेंज ही करनी पड़ेगी। PMX60 ये वाली IC हमको चाहिए लगाने के लिए। सबसे पहले तो इसको निकालते हैं, बाद में ही तो चाहिए। ये निकालते हैं जरा।
मैंने अभी कुछ कंपोनेंट्स पे ना शोल्डरिंग किया। क्या होता है जब हम डिशोल्डरिंग वायर चलाते हैं तो उस वजह से कंपोनेंट के एक साइड का शोल्डर जो है रिमूव हो जाता है। अगर वो रिमूव रह जाए, कंपोनेंट हवा में रह जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पहले से इसको रिसोल्ड कर दिया मैंने। ठीक, अभी लगभग मामला हमारा क्लियर है। एक काम और करते हैं, ये थोड़ी सी 2 बॉल एक्स्ट्रा निकली हुई है, इन्हें कट कर लेते हैं। शोल्डर वायर से प्लेन नहीं हो पाई ना ये। चलो जी, ऐसी हमारी PMX 60। ये पावर जो है मेन पावर नहीं है, बेसमेंट की पावर है। क्रैक को रख के देखिए यहाँ पे, देखो दिख रही ना। PMX 60। ये वाली ऐसी करता हूँ मैं, किसी स्क्रैप से रहेंगे। वैल्यू सीरीज में आई थिंक अलग होती है, PMX 55 होती है। ये चेक करता हूँ एक बार। इसमें तो 55 है, 60 चाहिए हमको। कहे तो बेटे को दे तो पता क्या करेगा, किसी और कार्ड में से सारा सारी करेगा, इसमें लगा देगा जुगाड़ करो। मेरे यार में मेरे मोहल्ले वाले सारे इतना बोलते हैं, तेरे नाम में मेरे ना बच्चों में साइंटिस्ट बोलते हैं वहाँ पे मोहल्ले में अपने वहीं पे सारे यार दोस्त अभी भी कभी साइंटिस्ट के नाम से जान बुलाते हैं। तो अब उसको देखते कोई ना कोई हरकत करता रहता है, वो हर चीज़ में करते हुए तेरा बेटा ही तेरे जाती ये अपने पास iPhone 15 का मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। जरा इसमें से निकालेंगे ऐसे। इसको मैं ब्लोअर से रिमूव कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रैप PCB है।
इसमें तो PMX 65 लगी हुई है, तो हमको लगभग 14 या 13 का मदरबोर्ड चाहिए, उसी में मिलेगी। ढूंढते हैं, कोई नहीं, 14 या 13 में। अभी अपने पास 13 का कोई मदरबोर्ड फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एक दो मदरबोर्ड मिले थे, उनमें से पहले ही IC रिमूव हो रखी है। फिलहाल ऐसा कोई मदरबोर्ड यहाँ पड़ा हुआ नहीं है, तो हम ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं और आगे से कंटिन्यू करेंगे। आगे से मतलब इसी वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये जैसे अभी हमने इसमें क्या किया, डायग्नोज किया, ये IC जो है रिमूव कर ली। ठीक, तो IC ख़राब है, IC चेंज करने के लिए हम IC ऑर्डर कर लेते हैं, IC मंगा लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे इसे और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।